हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज इस वीडियो में हम लोग सीए के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह और आखिरी तक बिल्कुल ऐसा होता है ना, ध्यान से देखना है तुम्हें। ठीक है, क्या क्या इस वीडियो में मैं लाया हूं तुम्हारे लिए कि क्या होता है सीए का कोर्स, क्या होती है इसकी एलिजिबिलिटी, मतलब आप कब इस कोर्स को कर सकते हो। इसके बाद आता है कितने टाइम का ये कोर्स है, कितना खर्चा लगता है, कितना कमा सकते हैं हम सीए करने के बाद, और क्या आपको सीए करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में ये सारे के सारे पॉइंटर्स लाइन से मैं कवर करने वाला हूं। तो अच्छे से बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी सवाल नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। सबसे पहली बात, एक सीए यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है। तो बेटा एक ऐसा बंदा जिसको अकाउंटेंसी का पूरा नॉलेज है, ही इज अ फाइनेंस एक्सपर्ट। लेकिन ये बोला किसने, कौन है ये फाइनेंस एक्सपर्ट, अपने आप से बन गया? नहीं, ये एक सर्टिफाइड फाइनेंस एक्सपर्ट होता है। सर्टिफाइड मतलब इसको कोई एक सर्टिफिकेट दे देता है, मतलब ऐसा डॉक्टर जिसके पास डिग्री भी है इलाज करने की, है ना। तो ये डॉक्टर है जिसके पास डिग्री है। ये डिग्री इसको दी किसने? आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक सर्टिफिकेट जारी करता है एक अकाउंटेंट को कि भाई तुम हो आज से फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मतलब आपको फाइनेंस के ए से लेके जेड तक सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये होता है एक सीए। अब ये सीए करता क्या है? तो सबसे पहले तो सारी बड़ी कंपनीज, सारी बड़ी फर्म्स की अकाउंटिंग, मतलब उनके खाते मेंटेन करना एक सीए का काम होता है। ऑडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ कुछ सीएस सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग क्या होता है? जो अकाउंट्स बन गए हैं कंपनीज के, कंपनीज अकाउंट्स बनाती हैं, अपने सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिखती हैं, उनसे प्रॉफिट्स उनसे लॉसेस निकालती हैं। तो क्या इन्होंने ये प्रॉफिट्स लॉसेस सही निकाले हैं, क्या इन्होंने अपने एसेट्स वगैरह को सही वैल्यूज पे रखा है? ये टर्म्स हो सकता है तुम्हारे लिए नए हो, लेकिन क्या इन्होंने अपने पैसे का सदुपयोग किया है? ये सारी चीजें ऑडिटिंग में देखी जाती हैं। चेक करना इज कॉल्ड ऑडिटिंग, कंपनी के खाते चेक करना। अब इसके बाद आता है टैक्स फाइलिंग। तो कंपनी का कितना टैक्स निकलेगा, कितना कंपनी पे टैक्स लग रहा है, उसको टैक्स को कहां कहां बचाया जा सकता है। कि भाई कंपनी क्या करती है ना, थोड़ा सा पैसा यहां वहां इन्वेस्ट कर देती है तो टैक्स कम भरना पड़ता है। ये सारी प्लानिंग एक सीए करता है। इसके अलावा आती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, ये पैसा कहां से आएगा, कहां कहां इस कंपनी को ये पैसा लगाना चाहिए, ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में आती हैं। उसके बाद कंपनी को कंसल्ट करना कि कौन से प्रोजेक्ट्स उन्हें लेने चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स में उन्हें नुकसान होगा लॉन्ग रन में, ये सारी चीजें एक सीए बताता है। तो जब मैंने ये सारी चीजें बोली तो तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, एक सीए को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है फाइनेंस के बारे में, तभी तो वो ये सारी चीजें कर सकता है। नहीं तो चेकिंग कैसे कर सकता है, टैक्स बचा कैसे सकता है, कंसल्ट कैसे कर सकता है कंपनीज को? वो ऐसे कर सकता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है अकाउंटेंसी की, फाइनेंस की। ठीक है, अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे अपन आगे बढ़ते हैं, जो आपका बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th? क्या जरूरी है कि हम मैथ्स लें? मैं आपको एक चीज बताता हूं, सीए में 3 लेवल्स होते हैं जिसको अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहला लेवल सीए फाउंडेशन, उसमें मैथ्स आता है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूं कि कितना मैथ्स आता है। आपके पास 11th में ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कोर मैथ्स लो या तो फिर अप्लाइड मैथ्स लो। अगर आप कोर मैथ्स लेते हो तो मैं आपको बताता हूं, कोर मैथ्स अगर 100% है 11th में, तो उसका मोस्टली 10 से 12% मैथ्स आपका पहले लेवल में यूज होगा, दूसरे तीसरे में मैथ्स यूज ही नहीं होता। तो पहले लेवल में 10 से 12% ऑफ मैथ्स यू विल बी यूजिंग सीए फाउंडेशन यानी पहले लेवल में। अगर आप अप्लाइड मैथ्स ले रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा 22 से 25% मैथ्स जो है, अगर 100% अप्लाइड मैथ्स आप 11th में पढ़ते हो तो उसका 22 से 25% मैथ्स आप यूज करते हो अपने सीए फाउंडेशन यानी पहले स्टेप के लिए। तो दैट्स योर चॉइस कि आपको मैथ्स लेना है या नहीं लेना है। अगर आप नहीं लोगे तो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं हो जाती है, लेकिन अगर आप लोगे तो हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ब्रेन आपका डेवलप हो जाएगा, आपको थोड़ा सा मैथ्स की आदत लग जाएगी, तो हो सकता है थोड़ा सा फायदा हो। लेकिन अप्लाइड मैथ्स के टोटल 100% के कोर्स में, 100% किसका बोल रहा हूं, 11th और 12th का टोटल मिला के 100% है, तो उसमें से 20 22 25% ही मैथ्स आपका यूज होगा सीए में। अगर आप कोर मैथ्स 11 12 में पढ़ चुके हो तो उसका 10 से 12% ही मैथ्स जो है वो यूज होगा सीए फाउंडेशन में। तो अब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ गई होगी। मुझे कमेंट्स में एक बार बताना, आप जब सीए करने ही वाले हो तो आपने 11 12 में क्या किया है, आपने मैथ्स लेने वाले हो, ले लिया है, कौन सा मैथ्स लिया, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बेसिक एक आइडिया पता चल जाएगा कि कैसा क्राउड है हमारे पास, तो कैसा हम आगे उनके लिए वीडियोस बना सकते हैं। तो जरूर ये चीज कमेंट में बताना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीए फ्रॉम क्लास 11th? बेटा मैं एक चीज तुझे क्लियरली बताता हूं, सीए अभी अभी अपन ने देखा ना कि एक ऐसा बंदा जिसको फाइनेंस की पूरी नॉलेज है, तो तुम खुद सोच के देखो, एक ऐसा बच्चा जिसको बहुत अच्छी तरह सब कुछ आता है, क्या उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास मिस कर दी होगी?
नहीं की होगी ना, ऑब्वियसली उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी अच्छे से पढ़ा होगा, तभी जाके वो फिफ्थ सिक्स में अच्छा कर पाएगा। तो 11th आपका बेसिक बेस जो होता है ना, बेस वो बनाता है, बेसिक्स हैं 11th में। तो ये जिस प्रिपरेशन की अपन बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ। आपके पास 11th 12th में अकाउंट्स एंड इको नाम के दो सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को कंसेप्ट बेसिस पे कॉन्सेप्चुअली पढ़ा कि कोई चीज क्यों हो रही है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप 10th तक तो आ गए हो, तो आपको एक बेसिक चीज पता होगी, 2 7 14, पता है ना, 2 7 14। अब आप इसको कैसे भी पढ़ो, इस टेबल के थ्रू करो या जैसा भी, दो तरीके होते हैं इस चीज को करने के। पहला तो रट लेना 2 7 14, दूसरा होता है ये समझना कि 2 को अगर 7 बार प्लस करूंगा तो 14 आएगा, या फिर 7 को 2 बार प्लस कर दिया तो भी 14 ही आएगा। समझे आप बात को? तो एक होता है समझना, एक होता है रटना। यहां पे अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ते हो यानी समझते हो, तो मैं बता रहा हूं सीए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11 12th में अपना 100% दे दिया है। इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं। 11 12th में तो आपका रिजल्ट सुधर ही रहा है, दूसरा आप सीए का बेस इतना अच्छा बना देते हो कि मजा आ जाता है बेटा सीए करने में। आपका फाउंडेशन तो यूं ही क्लियर हो जाएगा, पहला जो स्टेज है ना ऐसे ही क्लियर हो जाएगा अगर आपने यहां पे ध्यान दे दिया तो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीए में रजिस्ट्रेशन करवा लेना है 11th में। 11th में आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत ज्यादा कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। 11th को हल्के में लेना ही नहीं है, समझे आप? अच्छा, एक और कमेंट में बता दो, अगर आपने पहला कमेंट कर दिया तो ये भी बता देना अभी आप 11th में हो, अभी आप 12th में हो, या आप जस्ट अभी 11th में आए हो, बता देना ताकि वीडियोस अच्छे से बन पाए आगे। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अपने को लेना है 11th में, मतलब प्रिपेयर कब से करना है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो 11th में मैंने आपको बता दिया अकाउंट्स एंड इको में आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअली का मतलब ही बेटा सीधा सा है, हर टॉपिक के बाद आपको ये आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि ये टॉपिक आया तो ये आया क्यों, कैसे बना। समझे आप? आगे बढ़ते हैं कि हु कैन बी अ सीए, कौन कौन बन सकता है। अब आपके पास दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि सर क्या मैं सीए कर सकता हूं, मेरा तो सर ऐसा रिजल्ट था, ये था, जो भी था। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कुछ ये चीजें, अगर ये 4-5 चीजें आपकी चेकलिस्ट में आ रही हैं तो बिल्कुल आपको सीए करना चाहिए। जिसमें से पहली चीज है, अरे आजा, चल जा मेरे भाई, चल जा। हाँ, इफ यू लव लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको जो मैंने अभी बताया था ना 2 7 14, अगर आपको इसका लॉजिक समझ में आता है, अगर आप कॉन्सेप्ट, जब मैंने आपको बताया कि भाई 2 को 7 बार प्लस कर दो या 7 को 2 बार प्लस कर दो तो 14 आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में मजा आता है तो सी इज फॉर यू। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हो, लॉजिकली पढ़ना चाहते हो तो सी इज योर फील्ड। इफ यू आर गुड एट नंबर्स, अच्छा गुड एट नंबर्स मतलब बेस्ट एट नंबर्स नहीं बोला है कि मैथ्स में 100 और 100 आ रहे हैं, नहीं। इफ यू आर गुड एट नंबर्स, अगर ऑन एन एवरेज 8 9 10th आप अपना देख लो, आपका मैथ्स का जो स्कोर है वो 40 से ऊपर ही है, 40 50 तो मिनिमम है, ता ही जाता है आपका, मतलब मैथ्स में आप फेल नहीं होते हो बेसिकली, आपका कुछ ना कुछ अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है, तो यू आर गुड एट नंबर्स, यू कैन गो विद सीए। ठीक है, इसके बाद आता है इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस। बेटा फाइनेंस, पैसे कहां से आते हैं कहां जाते हैं, पैसे का पूरा गेम अगर समझना है अच्छे से और अच्छा कमाना है तुम्हें, तो यू कैन गो फॉर सीए। एंड लास्ट, इफ यू वांट अ हाईली रिस्पेक्टेड करियर, मैं इसको बोलूंगा हाईली रिस्पेक्टफुल करियर, और हाईली ऐसा बोलते हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, ऐसा करियर है ये। क्योंकि हर कंपनी को सीए की जरूरत पड़ती है, हर कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने के लिए, बनाने के लिए एक सीए की जरूरत है, और बहुत कंपनीज हैं, और इंडिया इज गोना बी ए इकोनॉमिक सुपर पावर बाय 2030। बहुत सारी कंपनीज आएंगी, बहुत सारे बिजनेसेस आएंगे, तो भाई साहब बहुत ही अच्छा कोर्स है, क्योंकि सारी कंपनीज को आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पर। इसके बाद एलिजिबिलिटी कौन कर सकता है, कैसे करें, अब इस वाले क्वेश्चंस पे अपन आते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां 12th पास होना जरूरी है। सर 12th पास मतलब, अरे 12th पास मतलब 11 12th के एग्जाम देने के बाद ही तुम सीए में जा सकते हो, मतलब सीए का पेपर 12th के एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद ही हो सकता है, या रिजल्ट ना भी आए तो भी मे में आप दे सकते हो, मतलब रिजल्ट अवेटेड हो तो भी आप दे सकते हो, पर 12th आपने दिया हो, 12th के एग्जाम्स आपने दिए हो, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। 12th के एग्जाम आपने कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, किसी भी फील्ड से आपने दिए हो तो भी आप सीए के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपको फायदा मिलता है। चलो, पहला तो ये तरीका हो गया 12th के बाद सीए में जाने का, और एक और तरीका होता है आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप सीए में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली मैं आपको बताऊं ना, तो अगर ऐसे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 96-97% पॉपुलेशन यही करती है भाई, 12th पास करने के बाद ही सीए करते हैं। 2-3% लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी कारणवश शायद नहीं हो पाया, तो वो आफ्टर ग्रेजुएशन सीए को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली मेरा ध्यान भी इस पे ही रहेगा। अगर आप 12th में कॉमर्स ले लेते हो ना, तो आपको एक स्लाइट बेनिफिट मिलता है, मैं स्लाइट तो नहीं बोलूंगा, अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है कि आपके पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स।
आप इनको बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो सीए में बहुत ज्यादा मदद मिलती है आपको। अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू सीए में जाना चाहते हो तो वहां पे बस इतना बोलते हैं कि जो आपकी ग्रेजुएशन थी ना, जैसे आपने बीकॉम किया, बीबीए किया, तो उसमें आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे, फिर आप सीए में जा सकते हो। ट्वेल्थ में, अगर आप ट्वेल्थ में आपके पास ह्यूमैनिटीज या साइंस भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कॉमर्स लेते हो तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आपके पहले से ही स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको बेसिक आइडिया लग जाता है, थोड़ा सा आसान पड़ता है वहां पर। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई। अब इसके बाद कैसे करते हैं, जब आपने ट्वेल्थ पास कर लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आईसीएआई में। आपने टेंथ के जब एग्जाम्स दिए तो भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपने स्कूल, आपके स्कूल ने रजिस्ट्रेशन किया है आपका, तभी आपका पेपर आया है बोर्ड से, समझे आप। तो वैसे ही जब आप ट्वेल्थ कर लेते हो आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इंस्टीट्यूट में, विच इज आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसमें आप 9,000 रुपए भेजते हो और मतलब ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप अपना नाम लिखवा लेते हो इंस्टीट्यूट में कि भैया मैं हूं, मैं आपका पेपर देने वाला हूं। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, पैसे भेजते हो, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपको क्या मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, विच इज स्टडी मटेरियल। आपको आईसीएआई, वो इंस्टीट्यूट ही आपको स्टडी मटेरियल भेजता है पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का। इनिशियल आप फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपके पास मोटी मोटी 4 किताबें आएंगी, मतलब वो सब्जेक्ट्स में आपको बता देता हूँ, उन 4 किताबें आएंगी आपके पास, उसको बोलते हैं स्टडी मटेरियल। तो आपको एसएच की कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत वैसे तो नहीं पड़ती है, आप उसमें से भी कर सकते हो, पर यूजुअली लोग करते ही हैं ताकि अच्छी तरह पहले ही अटेम्प्ट में पेपर हो जाए। तो स्टडी मटेरियल आपके पास आ जाएगा। और क्या देता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ऑनलाइन पोर्टल देता है, उसकी वेबसाइट पे सारे अपडेट, सारी चीजें आती रहती हैं, और मॉक टेस्ट वगैरह भी इंस्टीट्यूट अपलोड करता है, तो आप उस वेबसाइट पे जाके अपने मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो अपने एग्जाम्स के। तो ये सारी सपोर्ट जो है वो आईसीएआई आपको प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन के साथ। ये जो रजिस्ट्रेशन है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो रजिस्ट्रेशन है मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि भाई कायदे से आपको ट्वेल्थ में करवा लेना चाहिए, जब आपका नियरली सेकेंड टर्म हो जाए। जब आपका सेकेंड टर्म हो गया ना, बस सेकेंड टर्म के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद आपको ये स्टडी मटेरियल नाम की चीज मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि यार 11 12 में जो पढ़ा है ना, उसका थोड़ा सा 10-12% लेवल अप करके ही हमें इस वाली बुक में दिया हुआ है। आप भाई 11 करोगे टीएस ग्रेवाल, डीके या किसी भी बुक से, एनसीईआरटी से, जब आप करोगे ना, और आपने ट्वेल्थ के सेकंड टर्म तक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, ये सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के, तो आपको ये बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इस स्टडी मटेरियल में एक्स्ट्रा क्या है, तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर सीए। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको ट्वेल्थ में ही प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज वो चीज आगे आने वाली है, इसको याद रखना। पहले तो मैंने बोला क्या, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, सीए करते कैसे। सबसे पहला एग्जाम होता है उसमें सीए फाउंडेशन का, दैट्स द फर्स्ट स्टेज। जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो दूसरा एग्जाम आता है आपके पास सीए इंटरमीडिएट। ठीक है, पहला स्टेज सीए फाउंडेशन, दूसरा स्टेप इंटरमीडिएट, और तीसरा स्टेप होता है सीए फाइनल। ठीक है, सीए फाइनल में भी एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसे 3 तरीके के अपने पास स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो ट्वेल्थ के बाद अपने को देना है, अपन सीए फाउंडेशन, उसकी बात करते हैं। तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम होंगे आफ्टर ट्वेल्थ। आपके पास पहला अटेम्प्ट होगा, पहला अटेम्प्ट यानी पहला एग्जाम के जो डेट्स आएंगे वो आते हैं मई में। ठीक है, मई में पहली बार एग्जाम्स होते हैं सीए फाउंडेशन के। ठीक है, अब ये सिर्फ मई में नहीं होते, साल में 3 बार होते हैं, मतलब पहले मई में हो जाएगा, उसके बाद सितंबर में होगा और जनवरी में होगा। किसी का मई में हो गया, किसी को मई में ही एग्जाम देने थे, आप 2 क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मई में नहीं हो पाया तो आप सितंबर में फिर से एग्जाम दो। ठीक है, उसमें भी नहीं हो पाया तो जनवरी में फिर से एग्जाम दो, तब तक तो हो ही जाता है, हो ही जाता है, और तुम्हारा पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। पहला तो मैं बोल रहा हूँ मोस्टली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, सितंबर वाला अटेम्प्ट देते हैं, क्योंकि देखो ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हुए, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5-6 महीने मिल गए आपको। 6 महीने में आपका सितंबर का एग्जाम, सितंबर में सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, तो 6 महीने आराम से प्रिपरेशन करके एग्जाम दो, पहली बार में क्लियर हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, मतलब सच में हो जाएगा। तुम अपने आप पे इतना भरोसा तो रखना, 100% सितंबर में हो जाएगा, नहीं हुआ तो जनवरी में हो जाएगा। जब आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, उसके बाद, अच्छा सीए फाउंडेशन में थोड़ी सी और चीजें बता देता हूं, क्योंकि ये तो बेसिक है ना। सीए फाउंडेशन में 4 चीजें आती हैं। अब आपको जो मैंने मैथ्स वाली चीज बताई उसको यहां कनेक्ट करूंगा मैं, इसलिए ध्यान से सुनना। जब आप सीए फाउंडेशन करते हो तो 4 सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो दोनों हैं ये सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव का मतलब कि रिटर्न में अपने को पूरी चीजें करनी पड़ती हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास आते हैं। ठीक है, अब जो मैंने मैथ्स बोला था ना तुम्हें कि आपको 11 12 में लेना चाहिए या नहीं, ये रहा बेटा वो मैथ्स, उसका ये रहा यूसेज। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम का एक सब्जेक्ट है जिसमें वो मैथ्स यूज होता है। मैंने जैसा बताया कोर में से 10-12% और वहां से 22-25% यहां पे यूज होता है।
ठीक है, तो ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बाकी तो बेटा वैसे भी देखो 70-80% मैथ्स तो यहाँ पे पढ़ना ही है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह चीजें यहाँ पे पढ़ना ही है एक्स्ट्रा, वो 11-12 में कवर होंगी भी नहीं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्सेज। ये 4 पेपर आपके होते हैं, सारे पेपर जो है 100 मार्क के होंगे, मतलब 100 टोटल कितना हुआ 400 मार्क के टोटल पेपर अपने पास हुए। अब पासिंग क्राइटेरिया में थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से अच्छे से सुनना। पासिंग क्राइटेरिया क्या है बेटा, देख सबसे पहले तो पासिंग मार्क्स हैं 200, 400 में से 200 लाने पास हो गए आप। लेकिन ये 200 लाने कैसे हैं, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए। अब ये कैसे हुआ, अगर 40 40 40 40 आ गए तो 160 मार्क्स हुए, तो क्या सर मैं 160 पे पास हो जाऊंगा, नहीं, टोटल जो होना चाहिए वो 200 से ऊपर होना चाहिए। तो सर अगर मेरे यहां पे समझो 80 मार्क्स आ गए, लॉ में आ गए 40 40 और 40, तो मैं पास हो जाऊंगा। देख कितना हुआ 40 40 40 120 और 80, 200 हो गए, अब तू पास हो गया। कि सारे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली पास होना भी जरूरी है और टोटल का 200 से ऊपर होना भी जरूरी है। अब एक और तरीका देख लेते हैं, सर अगर ऐसा हो कि मैं मान लेता हूं इसमें 40 आए, इसमें भी 40 आए, इसमें मेरे आए 30 मार्क्स और यहां पे आ गए 90 मार्क्स, तो टोटल करेंगे तो भी 200 हो रहा है, लेकिन आप इस सब्जेक्ट में पास नहीं हुए तो आप फेल है सीए में, सीए मतलब फाउंडेशन में फेल है आप, समझे आप, मतलब मिनिमम 40 होने चाहिए और टोटल 200 से ऊपर होना चाहिए। अब मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा तुझे कि टोटल 200 से ऊपर होना चाहिए और इंडिविजुअल पर सब्जेक्ट 40 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, तो यू आर पास। और एक चीज याद रखना जो अभी तक 11-12 में नहीं देखी तुमने, कि यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स कट कर लिया जाता है, बस इतनी सी बात है। 0.25 मार्क्स हर गलत आंसर के लिए कट कर दिया जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे तो 0 मिलेंगे ऑब्वियसली, मतलब छोड़ दोगे तो थोड़ी ना मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन के बारे में। अब जब आप सीए फाउंडेशन कर लेते हो उसके बाद आता है इंटरमीडिएट और उसके बाद आता है सीए फाइनल, तो उसको देख लेते हैं। पहले आपने सीए फाउंडेशन किया, जैसे ही फाउंडेशन का पेपर आपका क्लियर हो गया उसके बाद 9 महीने बाद आप सीए इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट जो है उसके लिए आप एग्जाम्स दे सकते हैं। होता क्या है इंटरमीडिएट में, तो यहाँ पे भी बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है। ग्रुप 1 में 3 एग्जाम्स, ग्रुप 2 में भी 3 एग्जाम्स, ज्यादा जानने की यहाँ पे जरूरत है नहीं क्योंकि पहले आप फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई नो। तो ग्रुप 1 में 3 एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे ग्रुप 2 में भी 3 एग्जाम होते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ ग्रुप 1 भी दे सकते हो आप, सिर्फ ग्रुप 2 भी दे सकते हो आप, दोनों साथ में भी दे सकते हो आप, ऐसा कुछ वहां पे रहता है। अगर आपके ऑल इंडिया रैंक वाली बात करूं तो आप ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि AIR 1 आई किसी बच्चे की, तो उस बच्चे ने ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में दिया है, मतलब 6 पेपर साथ में दिए, तब वो AIR के लिए एलिजिबल होता है। अगर कोई एक ही ग्रुप दे रहा है तो पास तो वो हो जाएगा, लेकिन AIR के लिए एलिजिबल नहीं होगा, मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग में उसका नाम नहीं आएगा, समझे आप। तो 6 एग्जाम साथ में दोगे तो AIR के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अलग अलग दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, AIR के लिए एलिजिबल नहीं होगे आप, लेकिन हाँ भाई एग्जाम्स तो आपके हो ही जाएंगे। इसके बाद आपने ये कर लिया, फिर आता है सीए फाइनल, जो आपको पेपर देना है इंटरमीडिएट क्लियर करने के 2 साल बाद। सर 2 साल बीच में क्या करेंगे, एक बहुत बढ़िया चीज करोगे आप, आर्टिकलशिप। सर आर्टिकलशिप क्या होती है, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। पहले मैं ये बता दूं, ये टोटल कोर्स नियरली 3.5 से 4.5 साल का ये पूरा कोर्स है, जिसमें आप अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हो। एक आध अटेम्प्ट लगा भी तो 5 साल के अंदर अंदर आपका सीए अच्छी तरह हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज आर्टिकलशिप। ये आर्टिकलशिप क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीए का। जब आप आर्टिकलशिप करते हो इसका मतलब आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनिंग करते हो किसी सीए के अंडर या फिर उसकी ही किसी कंपनी में, मतलब सीए की कंपनी में या सीए के साथ मिलके, किस जो ऑलरेडी बंदा सीए है उसके अंडर आप ट्रेनिंग करते हो रियल लाइफ में। ठीक है, तो अब जब ये करते हो तो रियल लाइफ में यू आर प्रैक्टिसिंग एंड पॉलिशिंग योर स्किल्स, जो भी नॉलेज है उसको आप एक्चुअल यूज करते हो। आप एक्चुअल किसी बिजनेस का ऑडिटिंग कर रहे होगे, किसी बिजनेस के एक्चुअल अकाउंट्स बना रहे होगे, उनका टैक्स बचा रहे होगे, ये आप एक्चुअली करते हो। और ये सब करने के लिए आपका पूरा का पूरा नॉलेज आपका यूज हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे आप स्टाइपेंड भी मिलता है आपको। ये स्टाइपेंड क्या होता है, ये है थोड़ी सी कमाई, मतलब आप वहाँ ऑफिस तक जाओगे आओगे, बहुत सारे काम और करोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा भी देते हैं आपको, थोड़ा सा पैसा है ना, नौकरी नहीं है ये, थोड़ा सा पैसा। वो पैसा डिपेंड करता है आप किस सिटी में हो, छोटे शहर में हो कम पैसा मिलेगा, बड़े शहर में थोड़ा ज्यादा। आपकी स्किल्स कैसी हैं बेटा, मैं तो बोलूंगा पूरा का पूरा बेस्ड ऑन स्किल्स ही है सीए। जितने अच्छे सीए बनोगे बेटा, डॉक्टर बहुत होते हैं लेकिन जो बहुत अच्छे होते हैं वही बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और ऑब्वियसली वो डॉक्टर किस हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा डॉक्टर छोटे हॉस्पिटल में तो कम कमा पाएगा, बहुत अच्छा डॉक्टर बहुत अच्छी हॉस्पिटल में तो अच्छा पैसा कमाएगा। सो दीज ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन
कि आपकी स्किल्स, आपकी सिटी कौन सी है और आपकी फर्म कौन सी है। तो आपको अगर मैं मिनिमम भी बताऊं तो नॉर्मली अगर आप छोटी फर्म में भी हैं, छोटी सिटी में भी हैं, तो 4,000 इज द मिनिमम जो स्टाइपेंड मिलता ही है किसी बच्चे को। अगर आप किसी अच्छी सिटी में हैं और आपके स्किल्स और अच्छे हैं तो आप 20,000 तक आपको स्टाइपेंड ही मिल जाएगा। अगर आप टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया की बात करूं, अगर आप उनमें एज अ आर्टिकल पहुंच गए, एज अ आर्टिकल मतलब जो आर्टिकलशिप कर रहा है उस बंदे को बोलते हैं आर्टिकल, तो एज अ आर्टिकल आप इन अच्छी कंपनीज में पहुंच गए तो 20,000 तक तो आपको आराम से स्टाइपेंड मिल जाता है। ये आपकी अर्निंग है, हर मंथ आपको मिलती रहेगी, ठीक है, जितने टाइम तक आपने आर्टिकलशिप की। अब इसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूं तो आर्टिकलशिप के बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम्स देंगे। सीए फाइनल के एग्जाम्स देने के बाद आप प्रॉपर एक सीए बन जाएंगे, जब आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगा आईसीएआई का कि हेलो भैया आप बन गए आज से सीए। अगर आप सीए बन गए, मतलब जो आप बनेंगे ही, बिल्कुल मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और आप सीए बनेंगे, तो जब बनेंगे तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, तो बेटा बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक सीए के पास। वो किसी प्राइवेट कंपनी में जा सकता है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, इंडिया में हो तो यहाँ पे भी, और आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारी फर्म्स सीए को अपने यहाँ नौकरी देती हैं। और ये फर्म्स जो हैं वहां पे आप क्या बन सकते हैं, तो आप वहां पे फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं जो चेक करेगा कंपनी के अकाउंट्स, टैक्स के कंसल्टेंट या मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब ये सारी चीजें वहां पे बन, ये रोल्स हैं जो आपको एज अ सीए वहां पे करना रहेगा। दूसरा, आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं। बेटा गवर्नमेंट रेगुलरली सीएस के लिए बहुत सारी चीजें निकालती है, वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। क्यों? क्योंकि यार ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए ना। तो ये सारी चीजें जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी गवर्नमेंट के बिजनेसेस बहुत सारे, तो जैसे बीएसएनएल पकड़ लो तो उसमें भी सीए की रिक्वायरमेंट है। तो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सीएस की रिक्वायरमेंट है, बैंक्स में रिक्वायरमेंट है, आरबीआई में सीएजी यानी गवर्नमेंट ऑडिटर, आप गवर्नमेंट के खाते चेक करते हो कि ये सही कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ही आपको हायर करती है, तो आप गवर्नमेंट ऑडिटर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आती है ओन अ फर्म, मतलब आपकी खुद की फर्म जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सीएज हैं जो अपनी खुद की फर्म खोल लेते हैं। कुछ दिन उन्होंने प्राइवेट कंपनीज में काम किया या गवर्नमेंट जॉब की, उसके बाद वो अपनी फर्म खोल लेते हैं। आपने देखा होगा आपके शहर में भी, आप जहां पे भी रहते हो, बहुत सारे सीए हैं जो खुद की प्रैक्टिस खोल के बैठे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। वो एक बार क्लाइंट बेस सेटअप कर लेते हैं और वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छा, पैसे की अगर बात हो रही है तो एक और पॉइंट में डिस्कस करता हूं यहाँ पे कि सैलरी और पैकेजेस क्या होते हैं एक सीए के। तो क्या है सैलरी, क्या है पैकेज, इस पे ध्यान से और गौर से सुनना कि सैलरी ऑन एन एवरेज, आपने अगर सीए क्लियर कर दिया, अपना सीए फाइनल के एग्जाम्स हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तब आप मिनिमम में अगर मैं बोलूं तो 10 से 12 लाख की 10 से 12 लाख की इनिशियल जॉब आपकी लग जाती है, आराम से लग जाती है। इंडिया में 10 से 12 लाख आपको मिल ही जाएंगे, बाहर जाएंगे तो इससे ज्यादा भी। अगर आपने आर्टिकलशिप जो इनिशियल ट्रेनिंग वाला पार्ट था ना, अगर आपने अच्छी कंपनी से की है, बिग 4 नाम की कंपनीज हैं, अगर आपने वहां से की है, अगर आपने टॉप कंपनी से आर्टिकलशिप किया है, तो आपका इनिशियल पैकेज 14 से 16 लाख रुपए तक जाता है। अब यहां पर आती है अच्छी वाली बात, इसको ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। अगर आपने अपनी सारी चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप जो इंटरव्यूज देते हो, आप जब बात करते हो क्लाइंट से, वो बहुत अच्छी है, और आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपका नॉलेज है, उसको आप बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे कर सकते हो, मतलब जो पढ़ा है, इसीलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है सारी चीजों को। जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छी तरह सारी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो, आपकी स्किल्स अच्छी हैं। अगर ये सब है तो बेटा एक अच्छे सीए को 18 से 30 लाख रुपए इंडियन कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में मिल जाते हैं पहले ही साल में, जस्ट आफ्टर क्लियरिंग सीए। ऑलराइट, तो 18 to 30 lakhs इज व्हाट यू कैन अर्न। और ये तो इनिशियल है यार, ये इनिशियल है, मतलब पहली बार आप इतना कमाते हो। 1-2 साल की प्रैक्टिस के बाद यूजुअली सीएस 25 से 35 लाख तो कमाते ही हैं हर साल। तो सीए जो है ना, ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि कोर्स है आपने कर लिया, ये एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरा स्किल बेस्ड कोर्स है। जितनी आपकी स्किल अच्छी होगी उतना ज्यादा आप पैसा कमाते हो, करोड़ों में कमाते हैं सीएस यार, करोड़ों में। लाइक लिटरली हमने बहुत सारे एक वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि सीएस हैं कौन कौन। तो बेटा मैं आपको ज्यादा तो इनके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस इतना बोल सकता हूँ, रेपुटेशन वाइज सीए एक बहुत अच्छा कोर्स है इंडिया में। अगर मैं इसका फ्यूचर देखूं तो इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है, तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे होंगी और सारी कंपनीज को कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है सीए की। तो बहुत अच्छा कोर्स है जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंस में ये एक्सपर्ट बना देता है आपको, मतलब आपके खुद के फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे, प्लस आप जो लोगों के लिए करेंगे उसमें आप इतना पैसा कमाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। और
चौथी बात कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक सीए बनने के बाद। आप प्राइवेट फर्म्स में भी कर सकते हैं, आप आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी सीए से रिलेटेड। इसके बाद आपको जिस भी कोर्स के लिए और डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए, वो सारी चीजों के कमेंट्स आप मुझे कर देना कि सर और इस वाले कोर्स के बारे में बता दो। ये सब जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है, जो भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो, वो सारे कमेंट्स आपके आ जाने चाहिए, ताकि हम उस पर सारे के सारे वीडियोस बना देंगे इंडिविजुअली, ताकि आपकी सारी डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो जाए। ठीक है, सो ऑल द फ्यूचर सीएस आउट देयर, आप जल्दी बता देना मुझे कि हु आउट ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर सीए, कौन कौन सीए बनने वाला है। तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता दो कि कौन कौन है जो सीए के लिए पूरा रेडी है। ऑलराइट, तो लेट्स गो अहेड, लेट्स फिनिश दिस वीडियो। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।